हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में। हाँ जी, चलिए, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जतिन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेट अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर हम मिलकर बात कर रहे हैं S&P ब्लॉक एलिमेंट्स पर। जी हाँ, हम लोगों की बातें चल रही हैं किस पर? S&P ब्लॉक एलिमेंट्स पर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर, जहां हम लोग वर्ग एक के तत्वों के भौतिक गुणधर्मों पर बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? वर्ग एक के तत्वों के भौतिक गुणधर्म। कंटिन्यू चल रहा है टॉपिक हमारे पास, वर्ग एक के तत्वों के कौन से गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, वर्ग एक के तत्वों के कौन से गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म। चलो, वर्ग एक के तत्वों के भौतिक गुणधर्मों को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पिछली क्लास तक मैंने आप लोगों को एक बात, दो तीन जो बिंदु है वो बता दिए थे। एक तो हमने परमाणु आकार और आयनिक, मतलब परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के बारे में बात की थी। एक हम लोगों ने घनत्व के बारे में बात की थी। ठीक है जी, हाँ, चलो ठीक है रेखा, वापस बता दूंगा। हाँ, डेंसिटी तक हो गया। मैंने बताया था कि भाई सोडियम की डेंसिटी जो होती है वो किससे ज्यादा होती है? पोटेशियम से ज्यादा होती है। सोडियम का घनत्व पोटेशियम से ज्यादा होता है, यही तो लिखवाया था मैंने कल की क्लास में। एक बार कल की क्लास की पीडीएफ देख लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, कल की क्लास की पीडीएफ देख लेते हैं एक बार, अभी बता देंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? S&P ब्लॉक एलिमेंट, और घनत्व में जब बताया था तो यही बताया था कि पोटेशियम का घनत्व सोडियम से ओके कम होता है भाई, है ना। यहाँ थोड़ा चेंज करना है भाई, है ना, मैंने कम ही बताया है भाई। पोटेशियम का घनत्व सोडियम से कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, हाँ, और इसी को एक्सप्लेन किया है हमने। पोटेशियम का घनत्व सोडियम से कम होता है। हाँ ठीक है, उल्टा लिखवा दिया था। ठीक है, गलती से लिखवा दिया था और एक्सप्लेन एकदम सही किया था। हो जाता है भाई, देखो मानवीय भूल है तो आप भी समझते हो, मानव है, थोड़ी थोड़ी गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। हाँ, आप बता देते तो मैं सही करवा दूंगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। बताया सही था मैंने आपको, क्रम एकदम सही बताया, बट वो लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दो गुणधर्म हो गए हैं अपने पास, तीसरे गुणधर्म पर बात करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू अपना टॉपिक चल रहा है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे गलनांक और क्वथनांक पर। किस पर? गलनांक और क्वथनांक पर। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखो, बॉइलिंग पॉइंट की तो यहाँ पर डिस्कशन की आवश्यकता ही नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि धातुएं हैं तो बॉइल तो होंगी नहीं, तो मेल्टिंग पॉइंट पर ही बात कर लेते हैं केवल। किस पॉइंट पर? मेल्टिंग पॉइंट पर। हम लोग जानते हैं इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको निकालना आसान होता है। अगर उस इलेक्ट्रॉन को त्याग करना आसान है तो भाई इनके गलनांक भी तो कम होंगे, बिल्कुल, क्योंकि बंध आसानी से टूट जाएगा। और फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आकार और बढ़ रहा है, तो और आसानी से बंध टूटेगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक और क्वथनांक होते हैं, या जो गलनांक होते हैं वो घटते हैं, उनमें कमी आती है। बस इतनी सी बात कही है हमने। क्या हमने आपसे ये कहा है कि क्षार धातुओं के गलनांक कम होते हैं क्योंकि संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है जी, जिसको तोड़ना आसान होता है। हाँ, पहले फर्स्ट ग्रुप को ही पूरा कर रहे हैं, है ना, तो फर्स्ट ग्रुप के लिए ही बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, क्षार धातुओं के
गलनांक कम होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, लो होते हैं, कम होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्षार धातुओं के गलनांक कैसे होंगे, कम होंगे। कम होते हैं, क्यों होते हैं भाई? क्योंकि इनके संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। किसमें? संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो इनकी आउटर मोस्ट सेल है उसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो उसे निकालना आसान है, ठीक है, जिसका आसानी से त्याग किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? आसानी से त्याग किया जा सकता है। अतः इनमें कैसे? इनमें दुर्बल धात्विक बंध पाए जाते हैं, वीक मेटेलिक बॉन्ड पाए जाते हैं। दुर्बल बंध है तो तोड़ना आसान है ना जी, ठीक है। चलो फिर वहीं हम लोग आगे बताएं इसके बारे में, तो आगे की बात सुनो इसके बारे में क्या है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो बंध और कमजोर होता चला जाता है, ठीक है। क्षार धातु वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक बंध और कमजोर होता है, क्योंकि आकार बढ़ रहा है, ठीक है। में क्षीणता आती है, क्षीणता मतलब कमजोरी। अतः गलनांक घटते हैं, या गलनांक जो है उनमें कमी आती है, घटते हैं। तो अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्षार धातुओं में गलनांक का सही क्रम क्या है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो गलनांक का क्रम क्या होगा भाई, है ना? किसका क्रम? गलनांक का क्रम। तो गलनांक का क्रम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा सबसे ज्यादा हो जाएगा लिथियम का, उससे ज्यादा पोटेशियम का, उससे ज्यादा सोडियम का, फिर सीजियम का, फिर रुबीडियम का, और सबसे कम किसका होगा? सीजियम का। इसलिए सीजियम ऐसी धातु है जिसको हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। इसलिए सीजियम कैसी धातु है? जिसको हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। जब इसको हथेली पर रखते हैं तो ये पिघलने लगती है, ठीक है। जैसे ही हथेली पर रखा तो मेल्ट होने लग जाएगी। गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं, ठीक है। सीजियम इसी ग्रुप की है, गैलियम इस ग्रुप की है नहीं, सॉरी, हाँ, तो गैलियम वर्ग नंबर 2 में सॉरी, गैलियम तो अपने पास पी ब्लॉक में आएगी, ठीक है। तो ये इनके गलनांक है। एक बार आप इसको नोट करो, इतने में पेन चेंज करवा देता हूँ, ठीक है भाई, फटाफट इसको नोट करो, इतने पेन चेंज करवा देता हूँ मैं।
चलिए लिख लिया भाई, है ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, मेल्टिंग पॉइंट नोट हो गया हमारा। इसके आगे हम लोग बात करेंगे, इसके आगे की डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। इसके आगे हमारा क्या डिस्कशन चलेगा, चलो बिल्कुल देखो, इसके आगे हमारा जो डिस्कशन चलेगा वो चलेगा अगले पॉइंट पर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आयनन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर पर हम लोग किसकी बात करेंगे, आयनन एंथैल्पी की बात करेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, चलो आयनन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मगर उससे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि वर्ग 1 में आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ठीक है। हाँ, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं और धात्विक बल में कमी आती है, ठीक है। आवर्त में गलनांक बढ़ेगा, सही है, ठीक है, हाँ जी, आवर्त में गलनांक बढ़ेगा। क्षीणता क्या होती है, क्षीणता होती है कमी होना, कमजोरी आना, ठीक है ना, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें आप लोग थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक बंध जो है इसमें क्षीणता आती है, कमजोरी आती है ना जी, क्षीणता आती है, कमी आती है, तो गलनांक घट जाएंगे, ठीक है, गलनांक जो है वो घट जाएंगे। तेजेंद्र उनकी चिंता मत कर मेरे भाई, ठीक है। चलो, मगर धात्विक जो प्रबल गुण है वो बढ़ता है, धात्विक गुणधर्म बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से होता है। अब आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं, ठीक है। क्षार धातु का आयनन एंथैल्पी का मान जो होता है वो बहुत कम होता है। क्यों होता है क्षार धातु में आयनन एंथैल्पी का मान कम, क्योंकि भाई जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो या फिर क्षार धातु के संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, आसानी से त्याग हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग होगा तो फिर समस्या तो रहेगी नहीं, ठीक है। तेजेंद्र भाई एक ही कमेंट को बार बार मत करो, मैंने आपका कमेंट देख लिया है, मैंने आपको पहले ही कहा था वो सारी चीजें मैं क्वेश्चंस में ही करा दूंगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। मुझे भी पता है क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, 10 साल हो गए भाई मुझे पढ़ाते हुए, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब मैंने बोल दिया ना अपने नोट्स के बाहर कुछ नहीं जाएगा तो कुछ भी नहीं जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका फोकस अभी जो पढ़ा रहा हूं ना उस पर होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आपने जिस भरोसे के साथ कोर्स लिया है ना वो भरोसा आपको एग्जाम के टाइम पर भी मिलेगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मुझे भी पता है कहाँ से क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, मुझे पता है। मैं अब देखो सिंपल सी बात है, आप कहोगे कि सर आप, मुझे भी तो मेरा नाम बनाना है ना भाई, मैं मेरे नाम के साथ खिलवाड़ थोड़ी करूंगा, मुझे भी तो उत्कर्ष पर जो आपने भरोसा रखा है उस भरोसे को हमेशा जिंदा रखना है ना भाई। तो मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन, क्या चीजें जो है वो नोट्स के अंदर लिखवानी है और क्या चीजें हैं वो क्वेश्चंस के अंदर बतानी है। एग्जाम की तैयारी सिर्फ नोट्स से नहीं होती है, एग्जाम की तैयारी होती है नोट्स प्लस रिवीजन प्लस क्वेश्चंस से, ठीक है। इसीलिए मैंने बार बार बोला है कि मैं खुद प्रैक्टिस सीट सॉल्व करवाऊंगा, बोलता हूं ना मैं ये बात, बस इसी बात पर ध्यान रखो आप, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, यहां से आयनन एंथैल्पी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो क्षार धातु जो है उनकी आयनन एंथैल्पी सबसे कम होती है। किसकी, क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी, धातुओं की आयनन एंथैल्पी सबसे कम होती है। एंथैल्पी सबसे कम होती है, क्यों होती है, क्योंकि इनके संयोजी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसका ये करके त्याग कर देते हैं, ठीक है जी हाँ, ठीक है। क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर, क्या करके, इलेक्ट्रॉन त्याग कर उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण कर लेते हैं, विन्यास
ग्रहण कर लेते हैं। क्या करते हैं? उत्कृष्ट गैस विन्यास जो होता है वो ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है जी। अब ऊपर से नीचे जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर से नीचे जाएंगे हम लोग, ऊपर से नीचे। ठीक है, जैसे ही ऊपर से नीचे हम लोग पहुंच रहे हैं तो क्या होगा? आकार में वृद्धि होगी, तो आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आएगी। क्या? क्षार धातु वर्ग में लिथियम से सीजियम तक जाने पर आयनन एंथैल्पी में कमी आती है। क्यों कमी आ रही है? कमी आती है। ठीक है, आयनन एंथैल्पी के मान में क्या होता है? कमी आती है। ठीक, अब यहां फिर हम लोग आगे की डिस्कशन करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो यहां मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि कमी आ रही है तो क्यों आ रही है। ठीक है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो घटता जाता है। कौन सा नाभिकीय आवेश? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको हम जेड इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, में क्या होता है? कमी आती है। ठीक, चलिए। हाँ जी, आप कह रहे हैं कितना कंफ्यूजन है, कभी वृद्धि कभी कमी। ठीक है, हाँ जी। चलो देखो, अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर कंफ्यूजन है कि कभी वृद्धि हो रही है कभी कमी हो रही है, तो इस कंफ्यूजन को अपने दिमाग से निकाल दो। दिमाग में दो चीजें जो आपको पेरियोडिक टेबल पढ़ाई है, ठीक है, जो पेरियोडिक टेबल पढ़ाई है, अगर वो आपने सही से पढ़ी है, उसका एक बार रिवीजन कर लिया ना, तो इनमें दिक्कत नहीं आएगी। किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आ रही है, और ईमानदारी से कह रहा हूँ 900 से ज़्यादा बच्चे लाइव देख रहे हैं। ठीक है, किसी को समस्या नहीं है, कोई एक या दो है जिनको हल्की फुल्की दिक्कत है। और अगर हल्की फुल्की दिक्कत है तो आपके साथ समस्या ये है कि आपने रिवीजन नहीं किया। ठीक है जी हाँ, आपने रिवीजन नहीं किया है ना। रिवीजन करने से ही चीजें क्लियर होंगी। ठीक, हाँ। और अगर किसी को ऐसा भी लगे कि सर आप लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जा रहे हो, तो मैं लो लेवल से हाई लेवल की तरफ ही जाऊंगा भाई। क्योंकि हो सकता है ना कि तुमने 12वीं पढ़ी हो, 11वीं पढ़ी हो, और तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स हो 11वीं 12वीं में। तुमने हो सकता है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो, बहुत अच्छे से रिवीजन किया हो, ट्यूशन भी किया हो, ठीक है, नीट की या IIT की तैयारी भी की हो, तो बहुत कुछ पढ़ा होगा। मगर सबने नहीं पढ़ा ना। ठीक है, सबने नहीं पढ़ा ना भाई, सबने नहीं पढ़ा, इसीलिए हाँ, ठीक है, बिल्कुल सब नहीं पढ़ पाते, इसीलिए मैं लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाता हूं। ठीक है जी, बस। ठीक, तो ममता गुजर ये लेवल एकदम सही है। पेपर क्रैक करना है मुझे, तुम्हें PhD नहीं करानी है, समझी? हाँ, तो लाडो मेरी गुड़िया है ना बेटा, इस बात को ध्यान रख, हमको लैब असिस्टेंट का पेपर क्रैक करना है। मेरे को तुमको PhD नहीं करानी है कि मैं उस लेवल पे पढ़ाऊं। ठीक है ना? हाँ, जब जरूरत पड़ती है वहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, बिल्कुल, मैं 0 से और लास्ट तक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हाँ। चलो, तो यहां पर हमारे पास आयनन एंथैल्पी की जो चीज है वो आ गई है। ठीक है, अब एक चीज और, अपने आवर्त में कैसे भाई? देखो, आवर्त में ऐसे कि यहां लिथियम होगा, यहां बेरिलियम होगा, बोरोन होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, वो नियॉन ये आ जाएगा, सोडियम, ठीक है,
उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर मैग्नीशियम, यहाँ आ जाएगा एल्यूमिनियम, यहाँ आ जाएगा सिलिकॉन, यहाँ आ जाएगा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये चलेगा, ठीक है ना, ये चलेगा। तो इनके आवर्त में इसका आवर्त कौन सा है, ये रहा, इसका आवर्त कौन सा है, ये रहा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास पोटेशियम, कैल्शियम, ये चलता रहेगा, इसका आवर्त कौन सा है, ये रहा, ठीक है। ये लगातार चलते रहेंगे। ये इनका अपने आवर्त में आयनन एंथैल्पी जो होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है ना। जी हाँ, क्या, बिल्कुल। अगर हम लोग बात करें इनके में, अगर हम लोग बात करें अपने आवर्त में, अपने आवर्त में क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी कैसी होती है, सबसे कम होती है। कैसी होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग अगले बिंदु पर बात करते हैं, आगे की बातें करते हैं इसमें। अब देखो हम लोग जानते हैं कि जो क्षार धातु है या वर्ग नंबर 1 है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फटाफट से एक बार इसको पढ़ लो, केवल इसको पढ़ना है, लिखना नहीं है। फटाफट से इसको एक बार पढ़ लो और उसके बाद मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने आपसे क्या पूछा है, क्षार धातु वर्ग के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फटाफट बताओ जल्दी। क्षार धातु वर्ग में संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्षार धातु वर्ग में संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बहुत सही, सबने उत्तर देखा है, ठीक है। जी हाँ, सबने उत्तर एकदम दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां दिक्कत क्या है, जो बच्चे इस मतलब जो बच्चे केवल कमेंट करने के चक्कर में रह गए ना, उन्होंने मेरा पिछला पढ़ाया हुआ ध्यान ही नहीं दिया। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं, थोड़ी देर पहले ही, ठीक है ना। एक स्टूडेंट ने लिखा सर करके देखते हैं अभी, ठीक है, करके देखते हैं। अरे देवी जी क्यों करके देखना है, जब इसमें मैंने बताया कि संयोजी कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर क्लास में ही ध्यान से पढ़ोगे तो एक बार रिवीजन से एग्जाम क्रैक करने के एलिजिबल हो जाओगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, एक बार रिवीजन से एग्जाम क्रैक करने के एलिजिबल हो जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। 2 बार रिवीजन से क्वेश्चन खुद ये बोलने लगेगा कि भैया दीदी मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। और 3 बार रिवीजन से होने क्या लगेगा, ये होने लगेगा कि उत्तर खुद बोलेगा हेलो आई एम आंसर। बट रिवीजन की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। किसकी इंपॉर्टेंस है, रिवीजन की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो जरूरी है, बिना उसके ठीक है। हाँ, तो अब इसके संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या चाहिए, प्रथम आयनन एंथैल्पी। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए द्वितीय आयनन एंथैल्पी। तो प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान तो कम होता है, मगर जब इसके संयोजी कोश में, ठीक है, संयोजी कोश में ही 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, बिल्कुल नहीं। तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है जी। द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है जी हाँ। तो यही हम लोग बता रहे हैं, क्षार धातुओं में द्वितीय आयनन एंथैल्पी, कौन सी आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है या अधिक होता है, जो भी लिखना चाहो एक ही बात है, ठीक है। बहुत उच्च होता है, क्योंकि
एक इलेक्ट्रॉन त्याग के पश्चात कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन त्याग के पश्चात ये क्या कर लेते हैं, पश्चात ये क्या करेंगे, उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण करते हैं। कौन सा गैस विन्यास, उत्कृष्ट गैस विन्यास। अब उत्कृष्ट गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना कोई हलवा थोड़ी है, NH2NP6 ग्रहण कर लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया, इलेक्ट्रॉन में कमी आई मतलब प्रोटॉन की वृद्धि हो गई है। क्या, इलेक्ट्रॉन में कमी आई मतलब प्रोटॉन की वृद्धि हो गई है। और इलेक्ट्रॉन कमी और प्रोटॉन की वृद्धि का सीधा मतलब क्या होता है, तथा इनके जेड इफेक्ट में भी वृद्धि हो जाती है। किस में वृद्धि हो जाती है, जेड इफेक्ट में। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। किस में वृद्धि हो जाती है, जेड इफेक्ट में वृद्धि हो जाती है। तो इसकी वजह से इनके द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। एग्जाम का क्वेश्चन है, अरे इलेक्ट्रॉन में कमी तो प्रोटॉन की वृद्धि होगी ना, कमी क्यों होगी, केवल इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, प्रोटॉन का त्याग नहीं किया। सोडियम के पास देखो, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे, मगर प्रोटॉन अभी भी 11 है। तो पहले 11 और 11 का अनुपात था, अब 11 और 10 का अनुपात रह जाता है, तो उसकी तो वृद्धि हुई ना। हाँ, फुलफिल्ड हो गया, तो रीजन यही है, उत्कृष्ट गैस विन्यास मतलब फुलफिल्ड। चलो, समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्लेम टेस्ट की, ज्वाला परीक्षण। किसकी, ज्वाला परीक्षण की बात करेंगे, फ्लेम टेस्ट। कौन सा पॉइंट है, 5वां पॉइंट, ज्वाला परीक्षण, फ्लेम टेस्ट। देखो, इन धातुओं को जलाने पर सबका अपना अलग अलग रंग आता है। सबका अपना अपना अलग अलग रंग आता है, ठीक है। बिल्कुल, चलिए देखो, क्षार धातु एवं उनके लवण ऑक्सीकारक ज्वाला में विभिन्न रंग देते हैं, भिन्न भिन्न कलर जो है वो प्रदान करते हैं, ठीक है, ठीक है, रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। चलो, आप कह रहे हो सर एमसीक्यू नहीं होते हैं, तो लेवल हाई होता है। आप वो एमसीक्यू लिखो ना, एक बार कमेंट में उस क्वेश्चन को लिखो ना, क्वेश्चन लिखो, उसका ऑप्शन लिखो, मैं बताता हूं ना आपने क्या गलती की है। देखो दीदी, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप कमेंट खेलोगी, तब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा, और टॉपिक क्लियर नहीं होगा
तो एमसीक्यू नहीं होंगे। ठीक है, हाँ चलिए, तो कौन सा धातु बताते हैं, फिर हम रंग बताते हैं। देखो, एक तरफ तो हम लिखते हैं धातु और दूसरी तरफ यहां बताते हैं रंग। तो धातु कौन कौन सी है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। ये धातुएं हैं, ठीक है, जो रंग प्रदान करेंगी। देखो, इसके द्वारा जो रंग दिया जाता है, इसके दहन पर जो रंग दिया जाता है वो होता है किरमिजी लाल। किरमिजी लाल कैसा होता है? ईंट जैसा लाल। ठीक है जी हाँ, कैसा? किरमिजी लाल। किरमिजी लाल कैसा होता है? ईंट के जैसा लाल होता है। ठीक, सोडियम का जब दहन किया जाता है तो ये देता है सुनहरी पीला। कैसा रंग देता है ये? सुनहरी पीला, गोल्डन येलो। कैसा? गोल्डन येलो। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए, यहां पर जब इसका दहन किया जाता है तो ये देता है हल्का बैंगनी रंग देता है। कैसा? हल्का बैंगनी रंग। हल्का बैंगनी। और रुबिडियम के दहन पर हमारे पास बैंगनी लाल रंग प्राप्त होता है। कैसा? बैंगनी लाल। लाल रंग प्राप्त होता है, जबकि सीजियम के दहन पर नीला रंग प्राप्त होता है। फिर आप कहोगे सर इनको याद करने की कोई ट्रिक है? कोई ट्रिक नहीं है, इसी तरीके से याद करने पड़ेंगे जैसे मैंने याद किए हैं। 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, केवल 5 कलर है, 100, 200, 500 कलर नहीं है, सिर्फ 5 रंग है जो याद करने हैं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में अभी तक तो खैर पूछा नहीं है, अगर किस्मत आप लोगों की सही रही तो इतना इजी क्वेश्चन भी पूछ लेगा, मगर सब डिपेंड करता है आपकी किस्मत पर। ठीक है, अगर किस्मत रही तो एग्जामिनर पूछ लेगा, नहीं रही तो फिर उसके क्वेश्चंस तो बहुत है। ठीक है, हाँ जी, चलिए, ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी निष्ठा। इसके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे अपचायक गुणों पर। चलिए, क्या है अगली प्रॉपर्टी? कौन सा नंबर है? छठा नंबर है क्या? हाँ, छठा नंबर है, रिड्यूसिंग नेचर, अपचायक गुण। पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि अपचायक मतलब क्या? क्या होता है अपचायक? अपचायक क्या होता है पहले तो ये बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का कि अपचायक क्या होता है। फटाफट आंसर दिया करो, इतना टाइम मत लिया करो। अपचायक क्या होता है? ठीक है, ऑक्सीजन का हटना, जो स्वयं का ऑक्सीकरण करे और दूसरों का अपचयन करे, वह अपचायक होता है। बिल्कुल करेक्ट। आप लोग जो हाइड्रोजन रिलीज, हाइड्रोजन ऐड, ऑक्सीजन रिलीज, ये जो बता रहे हो ये अपचयन की परिभाषा बता रहे हो, है ना? O2 का अपचयन, ये कोई वो थोड़ी। अब अपचायक पूछा तो अपचायक क्या है? बिल्कुल करेक्ट जिसने कमेंट किया कि जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण हो और दूसरों का अपचयन करता है। ठीक है, जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण हो और दूसरों का अपचयन करता है, वो क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। देखो, मैं इसको यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। ठीक है,
अपचायक जो होता है वो पदार्थ है जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है, जिसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है लाडलो, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अब आपको यहां पर जिस बिंदु पर ध्यान देना है वो वर्ड है ऑक्सीकरण। क्या वर्ड है, ऑक्सीकरण। अब क्वेश्चन क्या बना कि ऑक्सीकरण में क्या होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण में कई सारी चीजें होती है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ठीक। अगर ये नहीं हो रहा तो क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर ये वाला पूरा मामला डिपेंडेंट है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। किसका त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रकृति है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का जो नेचर है वो उच्च हो जाता है, जिसकी वजह से अपने पास जो क्षार धातु है ये प्रबल अपचायक बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं, प्रबल अपचायक बन जाते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है वो उच्च होता है इनमें। ठीक है जी, चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर, किसके आधार पर, मानक इलेक्ट्रो, हाँ खुद का ऑक्सीकरण सही तो है। क्षार धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर, किसके आधार पर, मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर। अच्छा, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है ये भी मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। क्षार धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर क्षार धातु धातुओं के, सर ये वाला पॉइंट कब पढ़ेंगे भाई, ये वाले पॉइंट जब अपन रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे ना उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है जी हाँ, ठीक है। क्षार धातु उच्च क्या होते हैं, अपचायक होते हैं, क्योंकि इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान उच्च ऋणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली नेगेटिव। एक चीज, अच्छा यहां एक बिंदु पर और ध्यान देंगे हम लोग, क्या हमसे पूछेगा सबसे प्रबल अपचायक कौन है। ठीक है, क्षार धातुओं में सबसे प्रबल अपचायक कौन है, तो हम लोग ये कहेंगे क्षार धातु वर्ग में सबसे प्रबल अपचायक
अपचायक लिथियम है, क्योंकि इसके मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान, इसके मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान सर्वाधिक ऋणात्मक है, सबसे ज्यादा ऋणात्मक इसी का है, इसीलिए जी हाँ। चलिए ओके किरण, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब किरण समझ में भी आ रही है ना? आप देखो, आपने कहा कि सर आज तक केमिस्ट्री हार्ड लगती थी पर अब ऐसा नहीं लगता है। थैंक्स सर, अब इजी लग रही है, सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। अब ये बात मैं केवल किरण से नहीं कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ। जिनको सब कुछ समझ में आ रहा है ना, उनको अब एक काम और करना है, रिवीजन नहीं छोड़ना है सखा। क्या नहीं छोड़ना है? रिवीजन नहीं छोड़ना है, ठीक है। योगेश कह रहे हैं सर बिल्कुल हमें भी, जी हाँ, तो रिवीजन नहीं छोड़ना है। जो मैं रोज पढ़ा रहा हूं उसको रोज पढ़ना है। अब क्लास के बाद रात को पढ़ लेना और अपनी क्लास शुरू होने से पहले कल एक बार और पढ़ लेना, ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ हरिमोहन, मैं करवा देता हूं इस क्वेश्चन को। आपने कहा n बराबर 1, l बराबर 1 और m बराबर 1 है, ठीक है। तो इसका स्थान कौन सा है ये पूछा है या कुछ और पूछा है, ये बताओ एक बार, है ना। लिथियम भी एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मगर छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन विभव उच्च हो जाएगा उसका, ठीक है। आकार तो सब छोटा ही है ना उसका, हाँ स्थान पूछा है, ठीक है। चलो देखो भाई, बीच में क्वेश्चन ले रहा हूं जो हरिमोहन बहुत टाइम से डाल रहा था, स्थान पूछा है। तो देखो क्या कहा, n बराबर 2 है, l बराबर 2 कह दिया, m बराबर 2 कह दिया, 1 कह दिया, l बराबर 1 कहा है भाई, है ना, l बराबर 1, और s बराबर कहा है +1/2, ये कहा है। तो अब यहां दिमाग लगाने की बात क्या है कि भाई यहां से पता चलेगा कि n की वैल्यू क्या है, l से पता चलेगा कि उपकोष क्या है। l का मान 1 किसके लिए होता है? p उपकोष के लिए होता है। 2p हो गया, s 1/2 ले रखा है, m ले रखा है 1, ठीक है। m अगर 1 ले रखा है तो m 1 का मतलब कक्षकों की संख्या, ठीक है। अब देखो l बराबर 1 है, l बराबर कितना है? 1, तो कक्षक कितने होंगे? कक्षक कितने होंगे? 2l + 1, 3 कक्षक होंगे ना भाई, 2l + 1, 2 × 1 + 2, तो कितने कक्षक हो गए? 3 कक्षक हो गए, ठीक है। तो m का मान 1 के लिए -1, 1 के लिए 0 और 1 के लिए +1 हो जाएगा। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p, ठीक है। अब देखो 3 कक्षक है तो p में 3 ही कक्षक होते हैं, तो 2p में हम 3 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। कितने लगा देते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, क्योंकि तीनों कक्षक लिए हैं, ठीक है। 3 कक्षक है तो तीनों इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिए हैं। तो भाई देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इसके पास, 2 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का स्थान होता है कौन सा? 7वां। बस ऐसे होगा, ठीक है, बस ओके, बिल्कुल। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था मतलब कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, ठीक है। आपने पूछा मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, यहां ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है मानक इलेक्ट्रॉन विभव। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति को मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर कौन सा? 7वां। पॉइंट नंबर 7 ये है हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। देखा है ना, किसी के ऊपर +1 चार्ज होता है, किसी के ऊपर +2 चार्ज होता है, किसी के ऊपर ऑक्सीडेशन,
स्टेट, किसी के ऊपर +5 चार्ज होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं, ठीक है। वो अपचायक गुण था, ये ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इसके बाह्यतम कोश में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्षार धातुओं के संयोजी कोश में में 1 इलेक्ट्रॉन है। जिसका त्याग करके ये क्या बनाते हैं, क्या बनाएंगे, M+ आयन बनाएंगे, ठीक है। कौन सा आयन बनाएंगे, M+ आयन बनाते हैं, M+ का मतलब 1+ चार्ज हो रहा है। अतः इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +1 होती है। कितनी होती है, हमेशा कितनी रहेगी, +1 होती है, ठीक है जी हाँ। कितनी होती है, +1 होती है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आठवां और भौतिक गुणधर्म का अंतिम बिंदु, ठीक है। आठवां और भौतिक गुणधर्म का अंतिम बिंदु, रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय गुणधर्म। कौन सा गुण, प्रतिचुंबकीय गुण। कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो, कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। तो देखो, हम सब जानते हैं कि इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसका ये त्याग कर देंगे, ठीक है। क्षार धातुओं के बाह्यतम कोश में, कौन से कोश में, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका त्याग करके ये M+ आयन बनाते हैं तथा जब ये कौन सा आयन बना लेंगे, जी हाँ, ठीक है, कौन सा आयन बना लेंगे, M+ आयन बना लेंगे, तो कैसा विन्यास ग्रहण कर लेंगे, उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण कर लेते हैं, उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं, ठीक। अब इन्होंने उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण कर लिया, तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, जैसे उदाहरण समझो, सोडियम कितने नंबर पर आ रहा है, 11 नंबर पर आ रहा है, क्या होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s1 होगा। ये वाला कोश संयोजी कोश है बेटा, बाह्यतम कोश संयोजी कोश होता है। अब यहां जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया और ये 2p हो गया, ठीक है, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया और ये क्या हो गया, 2p हो गया। अब भाई एक बार देखो, 1s के 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2, p के भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6। आप मुझे बताओ, कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है क्या? जब हमारे पास कोई भी परमाणु या अणु या आयन कलर रिप्रेजेंट करता है, रंग प्रदर्शित करता है, तो उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अगर उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है
तो वो कलरलेस होगा। अयुग्मित मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये यहां पर क्या होगा, कलरलेस होगा, पहली चीज। दूसरी बात, अगर उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण दर्शाएगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षण दर्शाएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षण दर्शाते हैं वो प्रतिचुंबकीय है। यहां कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना जी हाँ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं, यहां सभी इलेक्ट्रॉन उत्कृष्ट गैस विन्यास में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। अतः कैसे है, युग्मित है, ठीक है। अतः ये रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होते हैं, कलरलेस और डायमैग्नेटिक। अनुचुंबकीय कब होंगे, जब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अकेला इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास कलरलेस वाली बात हो गई है। कैसी बात हो गई है, कलरलेस की बात हो गई है, ठीक है। पॉइंट समझ में आए सारे। तो ये थे हमारे पास सारे के सारे भौतिक गुणधर्म, ठीक है। क्या भौतिक गुणधर्म, जहां हम लोगों ने बात की थी कल की क्लास के अंदर परमाणु और आयनिक त्रिज्या की, जिसका ट्रेंड लिखा, ठीक है। ट्रेंड पर ध्यान देना, ट्रेंड से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये इसका क्रम है। फिर हमने आपको बताया अगला पॉइंट घनत्व का। घनत्व में हमने एक गलती की थी कल की क्लास के अंदर, उसको आज सही कर दिया है, तो आप लोग भी उसको सही कर लेना, ठीक है। अगला हमने आपको बताया, घनत्व का क्रम भी ध्यान दे लेना भाई। अगला बताया आज की क्लास में गलनांक पर, तो गलनांक पर भी का क्रम ध्यान देना। आयनन एंथैल्पी की बात बताई हमने आपको। उसके बाद हमने आपको ज्वाला परीक्षण के बारे में बताया, अपचायक गुण के बारे में बताया, ऑक्सीकरण अवस्था बताई, और लास्ट हमने बताया रंगीन एवं प्रतिचुंबकीय गुण, ठीक है। तो ये हमारे पास क्षार धातुओं के भौतिक गुणधर्म है, ठीक है। हाँ जी, चलिए इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आगे क्षार धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों की, जहां इसकी जल से क्रिया कराएंगे, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे हम लोग, ठीक है। इनकी क्रिया हम लोग हाइड्रोजन से कराएंगे, हेलोजनों से कराएंगे, ठीक है, ऑक्सो अम्लों से क्रिया कराएंगे। ये सारी चीजें जो है, हाँ जी, उन सब पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे, क्षार धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों पे, है ना। एक बार हमने जितना भी लिखा है उसको आज की क्लास वाला नोट कर लीजिए। यहां से शुरू किया है हम लोगों ने, है ना, हाँ, यहां से स्टार्ट किया है हम लोगों ने। बिल्कुल, लिक्विड अमोनिया यहां नहीं, पी ब्लॉक में आएगा, है ना, किस में आएगा, पी ब्लॉक में आएगा।
चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, फिर पीडीएफ से नोट कर लोगे तो बेस्ट है, कोई बात नहीं, पीडीएफ से नोट कर लेना। बाकी बातें करेंगे अगली क्लास के अंदर। अभी मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।